किसानों का कितना योगदान है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड। दाल, मिल्क, राइस और व्हीट, इन सबको प्रोड्यूस करने में इंडिया नंबर 1 पर है। हर जगह फार्मिंग है। फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे देश के लिए फार्मिंग कितना इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर से हमें कितना फायदा होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, बिना फार्मिंग के वो प्रोडक्ट आपको मिल ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट के लिए क्या मुझे फार्मिंग करने की ज़रूरत है। हर जगह फार्मिंग है, जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो। हम हर रोज़ चावल, दाल, रोटियां खाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इसमें किसानों का कितना योगदान है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको तमाम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एग्रीकल्चर, सो दैट आपको पता चले कि आप जो हैं वो कहाँ हैं और आपके फार्मर्स जो हैं वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड। फ्रीडम ऐप में 3 सेगमेंट्स हैं: फार्मिंग, बिजनेस और फिनेंस। अगर मैं फार्मिंग की बात करूं तो वहां पर आपको बहुत सारी टेक्निक्स का पता चलेगा, जिसके थ्रू आप खुद भी फार्मिंग करने की शुरुआत कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो और लाखों रुपए कमा सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा ना कि ऐसा लोगों ने किया है। हमारे ऐप पर जाइए और उनसे ही सीखिए कि आप कैसे एक बहुत ही उम्दे टेक्निक के साथ फार्मिंग कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और सबसे पहला अमेजिंग फैक्ट आपको बताते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड। आप सभी को ये पता होगा कि हर इंडस्ट्री के कोई ना कोई प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यहीं से आते हैं। किसी भी देश की जीडीपी या फिर उसके ग्रोथ में अगर किसी का हाथ है तो वो है फार्मिंग और एग्रीकल्चर। ये अमेजिंग फैक्ट शायद आप में से किसी को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम सोचते हैं कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो हमें नौकरियां दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। अब अगला फैक्ट हमारे देश यानी कि हमारे भारत के बारे में। क्या आपको पता है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, इसके अलावा 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। इंडिया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम काफ़ी रिच हैं इस मामले में कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, फार्मिंग ये सब बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। शायद इसलिए हम 2nd लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर हैं और 7वें नंबर पर हैं एक्सपोर्ट करने में हमारे गुड्स के, जो हमारे रॉ मटेरियल्स आते हैं उसको इंक्लूड करते हुए। आपको एक और जानकारी साझा कर दूं कि दाल, मिल्क, राइस और व्हीट, इन सबको प्रोड्यूस करने में इंडिया नंबर 1 पर है। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और बाहरी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और आपको बता दें कि इंडिया एक्यूमुलेटेड एन 8.25 बिलियन ट्रेड सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री गुड्स। ये 2019 का डेटा है। इस वक्त इतना सब कुछ हुआ और इंडिया जो है अब इस काबिल है कि वो सारे तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें वो रिच है उन सबको एक्सपोर्ट कर सके ऑल ओवर द वर्ल्ड। जूट और कॉटन उनमें से एक है। अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि फार्मर्स जितना भी आजकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, उससे उन्हें 70% ज़्यादा फार्मिंग करना पड़ेगा, तब जाकर 2050 तक लोगों की नीड, लोगों की भूख मिट पाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। फिलहाल 7 मिलियन से जो पॉपुलेशन होगा वो 9 मिलियन का हो जाएगा और 2050 तक फार्मर्स को अभी से 70% तक ज़्यादा प्रोडक्शन
ट्रांजिशन करना होगा और शायद इसलिए बहुत सारे लोग अब फार्मिंग सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्कोप है। बहुत सारे लोग जो हैं फार्मिंग के थ्रू बहुत पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप हमारे फ्रीडम ऐप पर देख सकते हैं कि कितने सारे टेकी फार्मर्स हैं जो हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक जैसे फार्मिंग कर रहे हैं और उस प्रकार से इन तमाम मेथड को यूज़ कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप अभी के अभी ऐप को डाउनलोड कर इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इंडिया के लिए एक एप्ट मेथड नहीं है। यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसने खुद को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपना नाम दे दिया है, बट कहा जा रहा है कि ओनली 1% जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और ऑर्गेनिक फूड का प्रचलन है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कश्मीर में बहुत ही अच्छे सेब यानी कि एप्पल मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में करीब 6000 वैरायटीज के एप्पल मौजूद हैं और चाइना जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और यहाँ सबसे ज़्यादा एप्पल जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, तुर्की का, रशिया का और बाद में आता है इंडिया का। बहुत सारे वैरायटीज़ हैं एप्पल के, उनके कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़रूर देखकर बताती हूँ। इसमें पिंक लेडी एक नाम है, फूजी एक नाम है, एम्पायर है, गोल्डन डिलीशियस है, गाला है, हनी क्रिस्प है। ये तमाम वैरायटीज़ जो हैं वो एप्पल के हैं। शायद आप सबको पता भी नहीं होगा। क्या आपको पता है कि जो 1 एकड़ का लैंड है वो फुटबॉल फील्ड के बराबर का साइज होता है? जी हाँ, आपको बता दें कि ऑफिशियली जो है 1 एकड़ लैंड को 43,560 स्क्वायर फीट का माना जाता है और जो फुटबॉल ग्राउंड होता है वो 48,000 स्क्वायर फीट का होता है। इसलिए ये एक फैक्ट है कि 1 एकड़ लैंड इक्वल्स टू 1 फुटबॉल ग्राउंड। क्या आपको पता है अगला ये फैक्ट कि बनाना जो है वो नंबर 1 फ्रूट क्रॉप है? शायद आप सब ये नहीं जानते होंगे कि इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इसके अलावा एक और अहम बात ये कि वीट, राइस और कॉर्न के बाद चौथे नंबर पर ये ऑल ओवर क्रॉप्स में आता है। और अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि गोट्स जो हैं उन्हें पहला पालतू जानवर माना गया था। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स और स्टडीज, गोट्स ही थे वो जिन्हें पहली बार पाला गया था, क्योंकि ये जो तमाम आपके और भी पालतू जानवर हैं जैसे शीप हो गए या फिर काऊ हो गए, बफेलो हो गए, इन सब में सबसे क्लीनेस्ट हैं। और एक और अहम जानकारी जो शायद आप सबको पता नहीं है कि ये कॉन्टामिनेटेड यानी कि मिक्स्ड फूड जो है वो नहीं खाते हैं, गंदे खाने नहीं खाते हैं। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो एक बार आप जरूर नोटिस करें। अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि बीज कंट्रीब्यूट टू मोर देन 15 बिलियन US$ वर्थ ऑफ क्रॉप्स एवरी ईयर थ्रू पॉलिनेशन। एक और जानकारी साझा कर दूं आपको कि 80% जो वर्ल्ड क्रॉप है उसमें से ज़्यादा भागीदारी जो है वो बीज के होते हैं और जो 90 डिफरेंट वर्ल्ड क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स, उसमें ये सबसे ज़्यादा है और अपनी अहम भूमिका ये ऐसे निभा रहा है कि ये 15 बिलियन US$ वर्थ क्रॉप बन चुका है। एक अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट सभी US फार्मर्स जो हैं, फिलहाल यहाँ पे US की बात हो रही है, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी एवरेज जो उम्र है वो है 55 वर्ष। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो हैं अर्ली एज में काम करते हैं, बाद में फार्मिंग ऑप्ट करते हैं एज अ पैशन और उसके बाद अपनी फैमिली की हेल्दी लाइफ के लिए वो क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। ये वहाँ का ट्रेंड है और इसलिए वहाँ के मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं वो 55 ईयर्स प्लस हैं। अगला फिर से हमारे देश भारत की बात करेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड सेकंड लार्जेस्ट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये मिल्क वाली बात तो मुझे पहले से पता थी, मैंने पहले भी एक कोर्स में बताया है कि कैसे मिल्क जो है यानी कि डेयरी फार्मिंग का बिजनेस जो है इंडिया में इतना उम्दा काम करता है कि यहाँ मिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं और वर्ल्ड वाइड जो है उसे भेजा जाता है यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। और वहीं अगर दूसरी ओर हम बात कर ले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो ये भी मुझे पता है कि इंडिया ही है इन सब में रिच। बाकी जगहों पर इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो कराने में। खाना सब चाहते हैं लेकिन ग्रो नहीं कराते, तो यहाँ जो है वो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है इन ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। और अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिंजर उनमें से एक है, उसके बाद ओकरा है,
पोटैटोज हैं, आलू तो हम सबका फेवरेट है, इसलिए तो वो गाना आपने सुना होगा ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी सालू। तो जब गाने में आलू है तो फिर हर जगह आलू होना तो लाजमी सी बात है, तो पोटैटो भी इसमें शामिल है। अनियन यानी कि प्याज, उसके बिना तो हमारा दिन ही नहीं गुजरता, हमें कुछ भी खाना है उसमें प्याज चाहिए चाहिए। और इसके बाद है बैंगन, तो बैंगन भी जो है वो काफ़ी हाई है प्रोडक्शन में इन इंडिया। और फ्रूट के प्रोडक्शन में मैंने पहले ही आपको बनाना के बारे में बताया, तो केले जो हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके अलावा पपीते जो हैं वो भी काफ़ी, पपीता जो होता है पपाया, वो भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। मैंगोज़ यानी कि आम, वो हम सब का फेवरेट। अगर मैं मैंगोज़ बोलूं और आप सभी के मन में कटरीना कैफ का वो ऐड ना चले तो फिर आप जो है मैंगो के फ़ैन नहीं है। वेल, जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगला अमेजिंग फैक्ट, वो ये कि इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंस्टीड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया का जो मॉडल है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नहीं है, सिक्किम इज़ द स्टेट जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में नाम दे दिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेल, ये अमेजिंग फैक्ट मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि बचपन से आज तक मैं क्रेयॉन्स यूज़ करते आ रही हूँ, और ये फैक्ट जब मुझे पता चला तो मुझे लगा ये आप सबको भी बताना है कि क्रेयॉन्स आपको पता है कैसे बनते हैं? थ्रू सोयाबीन्स। तो क्रेयॉन को बनाने में सोयाबीन का जो तेल है उसे यूज़ किया जाता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टू मेक क्रेयॉन्स। तो ये एक फैक्ट है कि सोयाबीन ऑयल से क्रेयॉन्स बनते हैं, और इसका रीज़न ये है कि ये लेस टॉक्सिक होता है, क्योंकि हम सबको पता है क्रेयॉन्स का यूज़ इस्तेमाल कौन करते हैं? बच्चे करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या अपने पास रखना चाहिए और किन चीज़ों को अपने मुंह में नहीं लेना चाहिए। बच्चे जो हैं अक्सर चबा लेते हैं क्रेयॉन्स को, इसलिए इसे सोयाबीन ऑयल से बनाया जाता है क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है और कोई भी खराबी बच्चों को नहीं पहुंचाता है ज़्यादा, अदरवाइज़ कुछ भी लेना वो खराबी है। अगला फैक्ट शायद बहुत सारे इंडियंस जानते हैं कि जो फंगस होता है वो पेड़ पौधों को बड़ा होने में यानी कि ग्रो करने में काफ़ी मदद करता है। फंगस के थ्रू जो है पेड़ काफ़ी अच्छे से फलते फूलते हैं। ये फैक्ट शायद हर इंडियन को पता है, और शायद इसलिए हम जो है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर कि उससे फंगस होगा और उसके बाद हमारे प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना भूल जाते हैं कि हमें जो है अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, हमें जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये फ्रूट या ये वेजिटेबल जो है वो उसमें कुछ इंजेक्ट किया गया है और वो खुद से नहीं बना है, वो आर्टिफिशियल। आपको एक जानकारी ये दे दूं, ये फैक्ट है कि पोस्ट हार्वेस्ट कुछ भी आपके वेजिटेबल या आपके फ्रूट्स में नहीं डाला जा सकता है, कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पहले हुआ है तो वो हो सकता है, यानी कि जो कुछ भी होता है वो प्री हार्वेस्ट या ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग होता है। पोस्ट हार्वेस्ट आप कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर सकते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। एक ऐसा अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर मैं खुद ही अमेज हो गई थी, क्योंकि कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में वुमेन्स की तो कोई भागीदारी ही नहीं होती। तो ग्लोबली 70% ऑफ फार्म ऑपरेटर्स आर वुमेन। आखिरी फैक्ट हमारे देशवासियों के लिए, और आपको शायद ये काफ़ी एक्साइट भी करे, क्या आपको पता है कि इंडियन फार्मर्स आर मल्टीटास्कर्स? जी हाँ, वो ऐसे कि अदर देन इंक्लूडिंग टू क्रॉप्स they also play a mechanic role, businessman, weather, marketer and scientist। ये एक फैक्ट है जो कि इंडियंस के लिए, इंडियन फार्मर्स के लिए कहा गया है। तो आज मैंने आपको बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं अबाउट द फार्मिंग इंडस्ट्री, अबाउट द एग्रीकल्चर, और शायद आप सबको बहुत कुछ समझ आया होगा कि हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री कितनी रिच है बहुत सारे मामलों में। और हमें भी अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें एक अमेजिंग फैक्ट जो है वो काफ़ी अमेजिंग तो था लेकिन शॉकिंग भी था। वो ये था कि 2050 तक जो फार्मर्स हैं उन्हें 70% फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की बात कही जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में अगर अभी से इसकी शुरुआत नहीं की जाती है तो बाद में हमें खाने के लाले पड़ने लगेंगे और उसके बाद हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, लोगों को खाने की कमी होने लगेगी और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ एक लेसन ये हमने सीखा है कि हमें फार्मिंग में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप फार्मिंग नहीं भी करना चाहते हैं, आपके पास लैंड है, तो आप उन्हें वो लैंड दे सकते हैं, आप रेंट पे ही दे दें, आप उनसे पैसे ले लें, बट
आप उन्हें इनकरेज करें कि वो आपकी लैंड पर फार्मिंग करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, जो बहुत सारे टेक्निक्स जानते हैं टू डू अ गुड फार्मिंग, तो उनके साथ आपको जुड़ना है और इसकी शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है और वो सभी लोग हमारे ऐप पर मौजूद हैं। उन्होंने खुद बताया है कि कैसे बहुत कम पानी और बिना मिट्टी के उन्होंने फार्मिंग टेक्निक शुरू की। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की, और ये कोर्स जो है वो पूरा का पूरा हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप इजीली उस कोर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाद में अपना रिएक्शन जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मैं जानना चाहूँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।